आई मेड इट अ पॉइंट कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको सब कुछ रिएक्शंस के बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में बताता जाऊं। इसीलिए मुझे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स 3 दिन का चैप्टर होता है, बट आई टुक ऑलमोस्ट कंप्लीट वीक, 7 और 8 क्लासेस टू फिनिश द चैप्टर। तो वो मैंने इसीलिए किया था। अब उसका बेनिफिट अपने को क्या मिलेगा? उसका बेनिफिट देखिए ये है कि अब अगर आपको मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि बेटा 3 दिन के अंदर चैप्टर खत्म कर देंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वी कैन फिनिश इट। अब क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल हमारे को ऐसा कोई चैलेंज तो आपस में लेना नहीं है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वैसे भी बेटा कट पिट के अराउंड एक ही चैप्टर है, ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और कार्बन कंपाउंड्स। केमिस्ट्री के ऊपर ही ज्यादा जो है, यस अक्षर। तो एक ही चैप्टर ऐसा है, कार्बन और ये मेटल नॉन, 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर जो कैंची चली है वो थोड़ी ज्यादा लंबी चली है। तो पिछली बार आप लोगों को याद होगा, जो बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे लॉकडाउन में, कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलर्जी तक कंप्लीट कर लिया था और खत्म करते ही नेक्स्ट दिन नोटिस आया था कि मेटलर्जी कोर्स में नहीं है। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अभी मैं आपको चालू करा रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इतना बचा है कि सिर्फ आपके क्या क्या कोर्स में है मेटल्स की प्रॉपर्टीज। बच्चों, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कोर्स में कभी थी ही नहीं। किताब देखिए, कहीं पर भी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कोर्स कभी रही ही नहीं है। अजीब सी बात है, लेकिन या तो कोई बनाते वक्त किताब भूल गया था, या कोई बहुत ही महा सिली टाइप का आदमी बैठा होगा कोर्स डिसाइड करने के लिए। तो चैप्टर का नाम रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट अगर ये पूरा कोर्स भी होता आपके विदाउट एनी डिडक्शन, तो आप देखते कि सर ये 99% चैप्टर मेटल्स है, 1% नॉन मेटल्स का बस नाम लिया हुआ है कि नॉन मेटल ये होते हैं और कहानी खत्म। कुछ भी नहीं है बच्चों नॉन मेटल्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी मेटल्स की, मेटलर्जी वो भी मेटल्स की, करोजन वो भी मेटल्स का, अलॉयज वो भी मेटल्स का, और हो गया चैप्टर खत्म। तो अब आपके कोर्स में सिर्फ क्या बचा है? आपके कोर्स में बचा है सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और जिसने मेरे साथ में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, बच्चे 1.5 घंटे का काम है, मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज रटवा दूंगा सारी। बट लेक्चर तो हो गया मेरा पूरा। अब क्या है कि अपने को कोई ऐसी भागा दौड़ी तो मचानी नहीं है। वी आर बेसिकली फिनिशिंग, वी आर नियरिंग द फिनिश ऑफ केमिस्ट्री। आप कहेंगे सर अभी 2 चैप्टर बाकी है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे फिनिशिंग की तरफ। तो मेटल्स नॉन मेटल्स में आप लोगों को याद हो तो मैंने छुट्टियों में बच्चों आपको आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई थी, जो आपके कोर्स में, नए बच्चे ध्यान से सुन लेना, आयनिक बॉन्डिंग पूरी की पूरी मेटल्स नॉन मेटल्स में है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग पूरी की पूरी नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में है। और समझदार स्टूडेंट दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ता है। केमिस्ट्री के इतिहास में ये पहली बार एनसीईआरटी ने ऐसी फूलिश मिस्टेक करी है कि बॉन्डिंग का आधा टुकड़ा मेटल नॉन मेटल में डाला है और आधा टुकड़ा कोवेलेंट उसमें डाला है कार्बन कंपाउंड्स में। तो एक एवरेज बच्चा जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता। तो पिछली बार जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी ऐसे ही पढ़ाया था। तो आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कल मैंने आपको बोला भी आपका परसों आपका टेस्ट है, तो मैं आपके ऊपर ऐसा कोई अलग से एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना चाहता था। मन तो मेरा छुट्टी मारने का था, लेकिन कुछ काम नहीं था तो मैं चलो पढ़ा देता है। तो बेसिकली आज जो है अपन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्डिंग जो मेटल्स नॉन मेटल्स के स्टार्टिंग में आती है, और फिर अपन स्ट्रेट अवे कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे। फिर आपका मेटल्स खत्म होने में 2 दिन का टाइम लगेगा बस खाली। सो मतलब अपन बहुत फास्ट पढ़े तो 3 दिन, और बहुत स्लो पढ़ेंगे ना तो 4 दिन लगेंगे। 4 क्लास के अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स खत्म, नहीं तो इसमें 10 दिन लगा करते थे पहले। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग नए बच्चे और जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए बार बार बोल रहा हूँ, पिछली बार भी मैथ्स में बहुत लेक्चर दिया था। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए आखिरी मौके हैं। सितंबर अक्टूबर स्टार्ट हो गया, देखो ऐसे ही होता है। अब आपके पास में पैकअप करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पढ़ाऊंगा जरूर दोबारा, बट नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन होगा तो डिटेल में नहीं होगा। 4 दिन का काम 1 से 1.5 दिन में खत्म कराया जाएगा। सो दिस इज योर सेकेंड एंड लास्ट एफर्ट। जो बच्चे नए आए वो कहेंगे सर हम तो बेटा आए ही अभी हो, तो अब क्या किया जाए? आपको 3 बार तो कोर्स करा नहीं सकते, 2 बार करा देंगे।
ये आपका मौका है, पढ़ लीजिए आराम से। सो बच्चों, बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, पढ़ा मैं पहले ही चुका हूं आपको, आयंस क्रॉस करके फॉर्मूले बनाना, तो आज जानते आप सब हैं। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी बताऊंगा, मैं वो चीज बताऊंगा जो किताब में अलग से नहीं लिखी हुई है, और वो ये है कि देखिए, पहली चीज, आपको 10th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि पहले 3 चैप्टर जो है वो आयनिक बॉन्डिंग पर बेस्ड है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग पर, तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए। और उसकी समझ होने से फायदा क्या होता है कि आपको रटना कम पड़ता है। तो सबसे पहले एक 10th क्लास के बच्चे को बरसों से ये पढ़ाया जाता आ रहा था, जो अब नहीं है, बट मैं आपको बता ही रहा हूं शुरू से उस तरह से। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली 2 तरह की। आप अगली क्लास में जाएंगे तो आप कहेंगे सर आपने 10th में चीटिंग करी। मैंने नहीं करी, वो तो 10th में पढ़ाते ही शुरू में इतना ही है। बाद में आप इनके इन बिटवीन और पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस बारे में बातें करने लग गए हैं, वो सब नेक्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस होगा। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह की बेसिक बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग आप आई होप समझते ही होंगे। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब देखिए, जब कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड्स तो आप जानते ही हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के नया नया कोई केमिकल कॉम्पोजिशन बनता है, उसको कंपाउंड कहते हैं। तो वो जो जोड़ते हैं, चाहे पानी में H और O जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में C और O जुड़ा हुआ है, अमोनिया में N और H जुड़ा हुआ है, अब तो आप सब जानते हैं, एसिड में H और Cl, Na और Cl, ये सब जुड़े हुए हैं। तो वो जो जुड़ना होता है उनका, वो जुड़ाव जो है वो कहलाता है उनके बीच की बॉन्डिंग। बॉन्ड, और बॉन्ड दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं, and that bonding is known as chemical bonding, and it is basically of 2 types. First is ionic or electrovalent bonding. ये दोनों नाम ऑल्टरनेट है, आप किसी भी नाम को यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये क्यों दी गई है आपको अलग अलग चैप्टर्स में, जिसने भी बुद्धि लगाई उसके पीछे की बुद्धि भी बता देता हूँ। ये वाली 3rd चैप्टर यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स में इसलिए समझाई गई है क्योंकि इस तरह की बॉन्डिंग बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखने को मिलती है। तो जिसने बुद्धि लगाई उसने कहा चलो मैं कोर्स को स्मार्टली ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ कि जब बच्चे मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो ये समझा दूंगा, और जब बच्चे कार्बन का चैप्टर पढ़ेंगे, अब कार्बन क्या है बेटा, नॉन मेटल है, ये 4th चैप्टर में क्यों समझाई, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और कार्बन के जो कंपाउंड्स आप सुने भी होंगे आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, CO2, जो भी आपने सुने हैं ज्यादातर, तो आपने देखा है कि नॉन मेटल है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स के बीच में, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसीलिए ये किसके बीच में होती है, मेटल नॉन मेटल के बीच में। ये किसके बीच में होती है, नॉन मेटल के बीच में। आप कहेंगे सर फिर मेटल मेटल के बीच में क्या होता है, भाई कुछ नहीं होता। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये आयनिक बॉन्डिंग होती है, और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसीलिए ये 3rd चैप्टर में समझाया गया है क्योंकि वो है मेटल नॉन मेटल, और ये 4th चैप्टर में पढ़ाया गया है जो है कार्बन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्डिंग पे चलती है, क्योंकि आप अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे, वो कार्बन की केमिस्ट्री आएगी, उसमें नॉन मेटल्स होते हैं, सारे मेटल भी होते हैं बट वो साइड में होते हैं, मेन सारे नॉन मेटल्स होते हैं। एंड दे शो नॉन मेटल्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। और अभी आप ये भी समझना चाहते हैं कि सर क्यों क्या, तो वो भी बहुत ईजी है बच्चों। यार 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तब नहीं पढ़ा तो अब 10th क्लास में पढ़ लो। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना, ये तो रोज पढ़ते हो, अभी एसिड बेसिस में भी पढ़ रहे थे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या बनाते हैं, +1 +2 +3 आयन बनाते हैं ना लूज करके, वो तो मेटल्स होते हैं। और वो जो गेन कर करके बनाते हैं, O के ऊपर -2 लगता है क्लोरीन पे, मेरी आयंस की टेबल अभी थोड़े दिन पहले फिर भेजी थी मैंने, भेजी थी अभी तो भेजी थी परसों, उसमें से एक H को हटा दो बस,
क्योंकि हाइड्रोजन एक एक्सक्लूसिव एक्सेप्शनल एलिमेंट है, उस पर प्लस लगा हुआ है। बाकी लिस्ट में पढ़ देना सबके ऊपर सोडियम, सिल्वर, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये वो फलाना, जितनों के ऊपर भी +1, +2, +3 चार्ज लगा हुआ है। +1 +2 कब लगता है? 9th क्लास में पढ़ा था ना। अभी लिख के सब दिखाऊंगा, पहले लेक्चर तो देखो जो आज से पहले पढ़ चुकी हो, वही कहानियां हैं सारी। तो वो जिन जिन पर पॉजिटिव लगा हुआ था वो कौन थे? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते, तो उनको मेटल्स कहते हैं। और जिन जिन पे माइनस लगा हुआ था, वो याद कर लो, सबके ऊपर जिन जिन पे माइनस लगा हुआ था वो सारे क्या है? वो नॉन मेटल्स हैं। तो सिंपल भाषा में बात करें तो मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो एक देने वाला आया मेटल, एक लेने वाला आया नॉन मेटल, दोनों ने चार्ज बना लिया, बॉन्डिंग बन गई। इसीलिए आयनिक बॉन्डिंग हम बोलते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। एक देने वाला, एक लेने वाला, समझे या नहीं? ये होती है नॉन मेटल के बीच में। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल दोनों है, दोनों को लेना ही लेना है। तो दो लेने वाले आपस में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। दो लेने वाले आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग कर लें कि भाई कुछ दे तो सकते नहीं आपस में, एक दूसरे को ले ही लेते हैं, शेयर कर ले यार, शेयर करके बीच में रख ले, इसलिए वो कोड है। समझेंगे? सो ये मैंने आपको जनरल बातें कही थी बच्चों, क्योंकि अब आपको पूरा साल हो गया है समझते हुए। केमिस्ट्री की ये ABCD है, यहां से पढ़ाई आगे स्टार्ट होती है। तो अब हम बीच में पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। सो आयनिक बॉन्डिंग between metals and non-metals, and it definitely it leads to the formation of ionic compounds or electrovalent compounds. Covalent bonding कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाती है नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग से। आयनिक बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ते हैं? क्या होता है? फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ गए? मेटल से नॉन मेटल को ट्रांसफर हो जाते हैं। मेटल देते हैं, नॉन मेटल लेते हैं। मेटल बन जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल बन जाते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो साथ में चिपक जाते हैं। हो गई का बात खत्म। ये आपका आयनिक बॉन्डिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्डिंग कोई लेना देना नहीं, बंटवारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आपका ये समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों? बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आपको खींच के भेज देता हूँ फोटो। और अभी अपन अपना फोकस जो है वो अपन रखेंगे आयनिक बॉन्डिंग पे। और आपकी किताब के अंदर आयनिक बॉन्डिंग को तरीके से दिखाना, उसका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट में आपको एक बार मैंने पहले समझाया था, एक बार आपको आखिरी बार और समझा देता हूँ, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों? रुकिए जरा। इस फोटोग्राफ में कुछ होगा नहीं, बट आपकी मेमोरी में रह जाएगा कि हाँ इसको ऐसे भी पढ़ना है आपको। तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों आयनिक बॉन्डिंग। तो देखिए मोटा मोटा मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। नाम भी समझिए, आयनिक बॉन्डिंग, आयंस के बीच में बॉन्डिंग। आयंस, अब आयंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमेशा बच्चे को सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। एक एग्जाम्पल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के आप फटाफट खुद ही बनाना सीख जाएंगे। और पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नीचे इसको एग्जाम में कैसे दिखाना है वो बता देता हूँ। बहुत सिंपल है बच्चों, मैथ्स की तरह से है, ठीक है? अब सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है। पहला तो क्यों होती है वो समझ लीजिए। एक पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ रेफरेंस के लिए। ये हैं इनके एटॉमिक नंबर्स 11 एंड 17। तो सोडियम 9th क्लास का 11 नंबर है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें
तो बनेगा 281। एक बिल्कुल तमीज से लिख के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? 287। तो जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा वो सब आप 9th में पढ़ के आ चुके हो। सबको अपनी बाहर की शेल कंप्लीट करनी होती है। कुछ लेके करते हैं, कुछ देके करते हैं, कुछ शेयर करके करते हैं। तो ये देके करेगा, वो सब आप 9th में पढ़ चुके हो। कोई नहीं पूछेगा कि ये 7 गेन तो करेगा नहीं, 1 लूज करेगा। ये पता ही आपको। जिसको बाई चांस ये बात नहीं समझ में आती हो, लाइन खुली है, फोन करके पूछ लेना, ठीक है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा सोडियम। 9th की पढ़ाई है बच्चों, 9th में पढ़ चुके हो। सोडियम बनाएगा सोडियम +1, पॉजिटिव आयन बना लिया। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आपको पता है गेन करने पर नेगेटिव चार्ज होता है। कोई बहुत बड़े महात्मा अभी भी ऐसे बैठे हो, बच्चों याद कर लो यार प्लीज। क्यों का रीजन भी 9th में समझ चुके हो। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अपने से दूर हटाओगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगी? ये मैंने आपको ऐसे भी एक बार पहले समझाया था। आप अपने अंदर से नेगेटिव चीजों को दूर हटाओगे तो आप क्या हो जाओगे? आप पॉजिटिव हो जाओगे। वही इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी है, नेगेटिव चार्ज हटाया तो आप पॉजिटिव हो गए। और अपने अंदर ये क्या लिखा है? +1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। आप अपने अंदर या और भी लाइफ में भी कोई नेगेटिव चीज अपने अंदर डालोगे तो आप नेगेटिव ही होगे, पॉजिटिव थोड़ा ना होगे, ठीक है? ये अपने अंदर नेगेटिव चीज डाल रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है, और ये नेगेटिव चीज को दूर भगा रहा है, इसलिए पॉजिटिव हो रहा है। सिंपल सी बात। तो ये बन गया सोडियम, और ये बन गया आयन, और ये बन गया क्लोरीन आयन +1 -1। डेफिनेटली इसकी पूरी पिक्चर क्या है? इसकी पूरी पिक्चर ये है कि सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये वही वाला इलेक्ट्रॉन है। हम दोनों को पहले अलग अलग पढ़ते हैं कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया वो गया कहाँ, और क्लोरीन ने जो 1 इलेक्ट्रॉन लिया वो आया कहाँ से? तो वो वही वाला इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली क्या हो रहा है? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, तो सोडियम का जा रहा है और क्लोरीन के पास आ रहा है। तो दोनों को मिला के अगर आप पढ़ें तो कहानी ये, हमने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव, और इनके बीच में बन गया रिश्ता, जिसको आप कहते हैं बॉन्ड। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और दोनों इस तरह से, प्लस भी हटा देता हूं, बीच में जरूरत नहीं है, अब आपको समझनी है। और जब आप कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो आपको पता है आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाते हैं। सो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। तो ये जो तरीका जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये भी इक्वली वैलिड है। और सच्चाई तो ये है कि बरसों से स्टूडेंट्स ऐसे ही दिखाते आ रहे हैं। हमने हमारी जिंदगी भर ऐसे ही देखा है, ऐसे ही पढ़ा है। बट अगेन वही है, जिसने कभी एनसीईआरटी को नया कोर्स को दिया तो उसने इस चीज को दिखाने के लिए एक फॉर्मेट सा बना के दे दिया। तो आपको अब अगर एग्जाम में आता है तो आपको उसको वैसे ही दिखाना पड़ेगा। जबकि ये सही है, आपने दिखा दिया है सोडियम क्लोरीन, जो आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन है, ये 100% करेक्ट है, 100%। लेकिन इसी को दिखाने का अंदाज वो आपकी जो किताब में है उसको आप फॉलो कर लीजिए, बस उसकी प्रैक्टिस कर लेना। वो मैं आपको यहां पर बना के दिखा रहा हूं। ये तो हो गई पूरी कहानी। अब आपको इसको दिखाना कैसे है एग्जाम के, आप ये भी दिखा सकते हैं, बट आपको ये तो दिखाना ही पड़ेगा। अब वो कैसे दिखाते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। अब बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल, आप सोडियम से, आप इधर बिना लिखे समझा रहा हूं मैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया ना। आप एक बात बताओ, जितना भी चेंज होता है, चाहे वो अभी कर लो चाहे कोविड में कर लो, वो बाहर की शेल में ही होता ही नहीं होता? बताओ। अरे यार, अंदर की शेल का कोई लेना देना होता है क्या 2 8 का? कभी कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता ना। बाहर की शेल से इलेक्ट्रॉन जाता है और बाहर की शेल में ही आता है। जो चेंज होने होते हैं वो बाहर की शेल में होते हैं।
तो जिसने भी ये फॉर्मेट बनाया उसने ये बता दिया कि आप खाली बाहर बाहर की शेल में दिखा दो कि किसने किसको क्या दिया और उसके ऊपर क्या चार्ज चढ़ गया, बस बात खत्म। तो ये देखिए जरा, अब इसको ऑफिशियली कैसे दिखा है, सोडियम, क्लोरीन, और बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखाइए। तो सोडियम के बाहर एक है, क्रॉस, निशान क्रॉस से दिखाइए ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि क्लोरीन का कौन सा है, सोडियम का कौन सा है। क्लोरीन के बाहर कितने हैं, 7, कोई दिक्कत। अब यहाँ हमने अलग अलग दिखाया था कि सोडियम ने दिया और क्लोरीन ने लिया। यहां पर देखिए सोडियम ने जो क्लोरीन को दिया वो यही का यही दिखा दो, यहां से एरो बनाओ, ये सोडियम को दिया, देखना जरा, ये सोडियम ने क्लोरीन को दिया, कैसे दिखाते हैं देखना जरा, ये ऐसे, साफ दिख रहा है ना यार, इसमें क्या है, सोडियम के बाहर एक है, इसको खाली करना है, क्लोरीन के बाहर 7 है, इसको एक चाहिए, तो ये दिखाते हैं कि सोडियम ने क्लोरीन को दिया या देगा। इतना ही डायग्राम बनाना है आपको, और आप ये क्रॉस बच्चे क्या करते हैं, यहां भी बना देते हैं, गलत बात। ये साइड अभी हम ये दिखा रहे हैं कि सोडियम क्लोरीन को देगा या दे रहा है। अब आप चाहते हो कि दे दे तो उधर आ जाइए जरा, अब दिखाइए, ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, जैसा कि किताब में है उसी को फॉलो करिए। पता नहीं क्यों दोनों को अच्छा नए तरीके से बना के दिखाया है। वो ब्रैकेट आप देख लेना किताब में कौन सा फॉलो करा है, किताब में दिखाते हैं कि ब्रैकेट लगा दीजिए, और अब जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो चुका है वो दिखा दीजिए। तो क्या हो चुका है, सोडियम के बाहर कुछ भी नहीं बचा, तो सोडियम के बाहर कुछ भी मत बनाइए क्योंकि सोडियम की आउटर मोस्ट शेल ये वाली खाली हो चुकी है, ये 2-8 रह गया है। और क्लोरीन के बाहर क्या स्थिति है कि क्लोरीन के बाहर लेने के बाद में 7 तो खुद के हैं, 7 डॉट बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि डॉट हो सकता है आपको ना दिख रहे हो, मैंने क्लोरीन के बाहर 7 डॉट बना दिए हैं और एक क्रॉस बना रहा हूं, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने क्लोरीन को दिया है, ये देखिए। सिंपल है ना यार, अब बच्चों को समझ ही नहीं आता पता नहीं क्यों। अरे पहले लेने से पहले की पिक्चर है और एक बाद की पिक्चर है। अब बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ बना रहा है, क्रॉस भी बना रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा क्रॉस, वो यहाँ भी दिखा रहे हो और यहाँ भी दिखा रहे हो, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, या तो इसके पास होगा या इसके पास होगा। तो अभी यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि इसके पास है, ये देगा, दे दिया तो सोडियम हो गया खाली, ये बना हुआ। क्लोरीन के पास ये क्रॉस पहुंच गया तो 7 डॉट और एक क्रॉस इकट्ठा हो गया। बताइए दोनों स्टेबल हो गए या नहीं हो गए। सोडियम के बाहर भी कोई टेंशन नहीं है, क्लोरीन के बाहर भी कोई टेंशन नहीं। तो एक तो दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब बताइए चार्ज चढ़ा या नहीं चढ़ा, चढ़ा। तो एक +1 और एक -1 दिखा दीजिए, जैसा किताब वाला कहता है कि दिखाओ। यहाँ भी तो दिखाई देते हैं अपन। और ये और कि कितने कितने एटम्स हैं, तो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम का था और एक क्लोरीन का था, तो ये रहा एक सोडियम। मतलब आपको 3 चीजें दिखानी है, एक तो बाहर इलेक्ट्रॉन कितने थे, एक आयन क्या चार्ज चढ़ा, हमेशा इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव होगा हमेशा, और एक कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स काम में आए, सॉरी कितने कितने एटम्स काम में आए NaCl के अंदर। तो एक एक ही एटम काम में आता है, तो नीचे एक एक। अब यहाँ पर बच्चों की होता है मन मर्जी। अरे मर्जी नहीं चलेगी यार आपकी, आपकी मर्जी। आपने कहा सर 1 तो लिखते ही नहीं है, मैं क्यों लिखूं, तो फिर अपनी मर्जी चला लो आप, हम फालतू थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं आपको। अब वो टेक्स्ट बुक है, मैं अभी खोलना नहीं चाहता, टाइम खराब हो जाएगा 1-1.5 मिनट, उसमें शायद सब जगह लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, लिखने के तो नंबर कोई नहीं काट सकता ना, किताब में नहीं लिखा और आप लिखा है तो उसके तो नंबर नहीं कटेंगे, नंबर तो नहीं लिखने के कटते हैं। तो कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपने तो तीनों चीजें दिखा के आनी है, इलेक्ट्रॉन भी दिखाने हैं, आयंस भी दिखाने हैं और ये भी दिखाना है। इसको अच्छी तरह देख लीजिए। अब मैं आपको स्ट्रेट अवे फटाफट कैसे लिखते हैं उसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, देख लीजिए।
मेरे ख्याल से आपको इसमें बच्चों कोई ऐसा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस साल के बीच में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके स्कूल में भी कुछ ना कुछ सुना है आपने, मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने सुना ही सुना है। अब आपको आराम से कहानी समझ में आएगी, इसमें मिस्टेक मत करिएगा। आप कहेंगे सर ये करना है नहीं करना, यार योर चॉइस। कोई मैथ्स लिखा हुआ तो है नहीं, मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं देखा कि लिखा हुआ हो कि ये जरूर लिखना है। हाँ, अगर लेकिन एग्जाम में कोई पूछता है तो एक बच्चा सीधा ये बना के आता है, दूसरा बच्चा कम से कम ये तो बना के आता है कि सोडियम का नंबर क्या है, क्लोरीन का नंबर क्या है। तो कम से कम ये तो दिखाओगे और फिर ये दिखाओगे, समझे या नहीं समझे। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर यहाँ चल रही है। ओके बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की पहले तो क्यों जरूरत है वो समझिए। देखिए होता क्या है कि लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितनी यहाँ पर है, कि सोडियम को एक देना था और क्लोरीन को एक देना था, है ना। ये तो सिंपल अरेंजमेंट है। भाई किसी के पास 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए और दूसरे को चाहिए भी 100 रुपए, तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट हो गया। किसी के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए उसको किसी ना किसी ने देने ही है, उसको भी आ जाएगा, और जिसको 100 रुपए चाहिए वो भी आ जाएगा। प्रॉब्लम कब होती है, या तो एक पर्सन के पास पड़े हुए 100 रुपए हो लेकिन दूसरे की रिक्वायरमेंट 200 रुपए हो, 300 रुपए हो, तो दिक्कत है। या फिर मेरे पास पड़े 500 रुपए हैं और मांगने वाले को 100 रुपए चाहिए, तो मैं सोचूंगा बाकी 400 किसको टोपी पहनाऊं। तो वो वाली बात है। देखिए जब बराबर बराबर चाहिए होते हैं तब तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा है NaCl बनता है, Na1Cl1। क्यों? क्योंकि एक एक बहुत है, औरों की जरूरत ही नहीं है। तो एक फटाफट क्विकली एक एग्जांपल और देख लीजिए क्विकली। ये भी सिंपल वाला दिखा देता हूं। अब जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, क्विकली 12 8 2 8 2 2 6। अब वो नीचे बना के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। यहीं से पिक्चर समझ में आ रही है। ये भी सिंपल एग्जांपल है। क्यों? इसको 2 देने, इसको 2 लेने। तो आप बताइए Mg और O में जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? MgO बनेगा। Mg1O1, कोई MgO2 Mg2O क्यों नहीं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए सफिशिएंट है। ताली बराबर में बजती है ना। अगर एक सोडियम है क्लोरीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेना देना बज गई। 2 है बज गई। अब एक को 1 का चाहिए, एक को 2 चाहिए, कहां से ताली बजेगी? हिसाब ही नहीं बैठेगा। इनका हिसाब बैठ जाता है। तो ये देखो, इसका डायग्राम फिर से बना के दिखा देता हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। Mg O, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाहर के इलेक्ट्रॉन दिखाइए। Mg के बाहर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के बाहर कितने हैं? 6। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते ना, वो पता है किस में उलझते हैं? बाहर क्या दिखाऊं सर? अरे सर इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी -2 है, -2 है, 2 दिखाऊं 6 दिखाऊं? अब यार ये तो मैं क्या बताऊं यार तुम्हारे को। सिंपल सी बात है, इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो बनाने हैं। इस पे बनाए 2, इस पे बनाए 6। अब ये 2 इसको देने, और कोई चाहिए ही नहीं ना। एक Mg 1 O के लिए बहुत है। तो ये दिखा दीजिए, ये दे रहा है, ये दे रहा है, दे रहा है, दिया नहीं है, दे रहा है, एरो लगा दीजिए। फिर से रट्टा, Mg पर एक सुंदर सा ये ब्रैकेट लगाइए, इस पे ये लगाइए। Mg के बाहर देने के बाद में क्या बचा? अंडा। हमेशा ही मेटल खाली होगा, पिछली बार भी बताया था। 3 डायग्राम बनाओगे अपने आप ही अकल आ जाएगी। मेटल के बाहर पहले सोडियम खाली हो गया था, अब मैग्नीशियम खाली है। तो खाली होने ही है, क्योंकि तो दे देते हैं। तो इनमें डॉट बनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों चले गए, तो कुछ नहीं बनेगा। ऑक्सीजन में हमेशा क्या है? 6 खुद के और 2 क्रॉस आ गए, हुए इलेक्ट्रॉन्स। इसके भी पूरे, इसके भी पूरे। गिनती कर लिया करो यार, ये हमेशा खाली मिलेगा, ये हमेशा 8 मिलेगा। और तुम्हारे +2 -2 चार्ज, +2 -2 चढ़ गया। और कितने कितने काम में आए। तो ये एग्जांपल मैंने क्विकली इसलिए दिया क्योंकि इसमें 1 मिनट लगी और इजी भी था। और इजी क्यों था आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब बात बराबरी की होती है
तो प्रॉब्लम नहीं आती। एक के लिए एक सफिशिएंट होता है। तो ऐसी चीजों का फॉर्मूला भी हमेशा ये बनता है NaCl, नो 1 2 3, NaCl, MgO, CaO। सोचा है कभी क्यों एक एक ही क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। एक एक देना है या दो दो देने हैं, दोनों में सब में बराबर हिसाब किताब बन जाता है। ठीक है, अब अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा और उसको हम कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको और समझा देता हूँ। बहुत ईजी है। इसी में ले लेते हैं देखो। अब यहां कहानी में आ गया ट्विस्ट। मैग्नीशियम को 2 देने, तो ऑक्सीजन उसका बड़ा अच्छा जोड़ीदार है, उसको 2 चाहिए होते हैं, तो दोनों बड़ा राजी राजी कंपाउंड बना लेते हैं MgO, एक Mg एक O। अब Mg और Cl में क्या है कि Mg को 2 देने, क्लोरीन को 1 लेना है। तो इनमें तो एडजस्टमेंट नहीं बैठ रहा, क्योंकि क्लोरीन का काम तो निकल रहा है। क्लोरीन तो कह रहा है कि तू तो मेरे को दे दे, 2 छोड़ 1 तो दे दे, मेरा तो काम हो जाएगा। Mg कह रहा है मेरा काम नहीं होगा। मेरा काम क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक अगर क्लोरीन इसको दे देगा तो दूसरे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करें? उसको तो स्टेबल हो। तो क्या किया जाए? तो अब देखिए 2 तरीके हैं, या तो कॉमन सेंस लगाइए, लेकिन केमिस्ट्री में कॉमन सेंस की क्या जरूरत पड़ती है? कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में बातें कर रहे हैं कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं तेरे को। ये कह रहा है मैं नहीं ले सकता, मेरे को तो एक ही चाहिए। तो ये कहेगा नहीं दे सकता मैं भी, मेरे को तो दोनों ही देने हैं। दोनों ने आपस में सोचा क्या करें क्या करें। तो या तो मैग्नीशियम ने एडवाइस दी क्लोरीन को या क्लोरीन ने एडवाइस दी मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम ने क्लोरीन से कहा तू एक काम कर, अपने जैसा एक और लिया, बट सेम टू सेम तेरे जैसा होना चाहिए। तेरे जैसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुझे एक चाहिए ना, उसको भी एक ही चाहिए होना चाहिए। सीधी सी बात। हो गया, दोनों का काम हो गया। हो गया दोनों का काम। Mg 2 देना है तो एक इसको दे देगा एक इसको दे देगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि Mg N एक तो साथ में Cl बना था, एक Na एक Cl, क्यों? क्योंकि एक देना था एक लेना था। मगर एक Mg के साथ में एक क्लोरीन से काम नहीं बन रहा, 2 क्लोरीन के साथ बन रहा Mg और 2 Cl। इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। एक Mg के साथ 2 Cl चाहिए होता है। समझ गए? तो अब मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा, इतनी बुद्धि तो आपके अंदर भी है। अब आपको 200 रुपए किसी को जबरदस्ती देने ही देने हैं कि मैं तो 200 रुपए आज दे के रहूंगा। हालांकि लोग लेने के लिए सोचते हैं, मान लो किसी के मन में आ गई कि आज तो मैं 200 रुपए दूंगा ही दूंगा। अब सामने को जरूरत वाले को 100 रुपए किए तो आप कहोगे तू एक और आदमी लेके आ जिसको 100 रुपए चाहिए, नहीं तो ना तेरे को मिलेंगे ना मैं दूंगा ही नहीं किसी को। समझ गए? तो एक को 2 जने मिनिमम चाहिए। तो मैंने क्यों समझाया आपको ये, अब ध्यान से सुनिएगी। अब यार अपन कोई जनरल नॉलेज या रीजनिंग थोड़ा ना पढ़ रहे हैं कि अपन हिसाब लगाते रहेंगे कि कौन सा कितने चाहिए, एक के 2 काम कैसे चलेगा। नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब एग्जाम में आपको क्या करना है? एग्जाम में आपको सीधा दिमाग लगा के 9th का दिमाग लगाना है। Mg+2 देते हैं तो ये मैंने आपको सिखाया था कि रफ में जाइए, और टाइम और फालतू पड़ा हुआ तो यहाँ बनाओ ना चौड़े में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा हम क्यों करेंगे? रफ में जाइए और चुपचाप इसके आयन लिख लीजिए। चुपचाप मतलब अपन कोई चोरी नहीं कर रहे, लेकिन अपन फेयर में नहीं दिखा रहे। Mg+2 देखिए, पूरी बात समझिए। 9th में आपको वो क्रॉस करना जो दिखाया था, जिससे मैंने पूरा साल आपको पढ़ाई कराई, वो क्यों दिखाया था? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज मैंने आपको जो चीज समझाई है कि एक Mg का 2 क्लोरीन से काम क्यों चलता है, वो चीज 9th के बच्चे को नहीं सिखा सकते ना, क्योंकि 9th के बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ना चालू किया होता है। आप उसके दिमाग में कैसे ठोक दोगे? उसको आप कैसे पढ़ाते हो? आपकी टेक्स्ट बुक की यही है ना कि Mg बनाता है +2, क्लोरीन बनाता है -1, फिर ऐसे किताब वाला एरो करके दिखाता है NCERT वाला, ये क्रॉस क्रॉस कि बेटा क्रॉस कर लेना, Mg के नीचे 1 आ जाएगा, क्लोरीन के नीचे 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या था जो आज मैंने आपको लंबी कहानी सुनाई, उसका शॉर्टकट था 9th क्लास के अंदर। अभी आपने क्या बनाया था? MgO। 9th में किसी ने बोला था क्या आपसे ऐसे कि 2 Mg को देने और ऑक्सीजन को 2 लेने, इसीलिए कि नहीं, 9th में आपको ऐसे बोला था।
पूरी पिक्चर समझो यार। 9th की पढ़ाई 9th की थी, 10th की पढ़ाई 10th की है, समझो तो सही। 9th में सिखाया था कि ये Mg+2 बनाता है, 2 देने होते हैं, ऑप्शन को 2 लेने होते हैं, तो ये 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे। फिर आपको 9th में ऐसे समझाया था कि देखो Mg2O2 बन गया, लेकिन बेटा है ना काट देना, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब ये कोई लॉजिक है क्या? लेकिन फॉर्मूला बनाने का शॉर्टकट 9th में सिखा दिया आपको। वो अलग बात है कि ना बच्चों ने तुम में से कही हो, ना 9th में पढ़ा ना 10th में। देखो तो 9th में वो जो क्रॉस करने का शॉर्टकट था, वो तुम्हारे को इस साल सिखा रहे कि देखो ऐसे लेना देना होता है। आज भी तो आप याद करो, हमने एमजीओ बनाया था, मगर हमने ऐसे बनाया था कि बदतमीजी से। बताओ आप, आज तो ये बदतमीजी कहलाएगी। कोई पूछ रहा है आपसे एग्जाम में, किसी ने पूछ लिया एक्सप्लेन या शो द आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब कोई बच्चा बेवकूफ होगा तो ये बना के आ जाएगा, मेरे को तो ये याद है सर 9th क्लास की। अब 9th में तो शॉर्टकट था फॉर्मूला बनाने का, एमजीओ बन गया। इस साल तुझसे ये पूछ रहे हैं कि एमजीओ बना कैसे। ऐसे बना क्या कि इसका 2 इसके नीचे पाँव में चले गया और इसका 2 इसके पाँव में चले गया। ये तो फॉर्मूला बनाने का एक क्विक वो है, और हमने इस पूरे साल में इसको इस्तेमाल करना सीखा है नहीं सीखा? आप बताइए, मैं क्यों सिखाता रहा आपको क्रॉस कर? देखिए ये भी उतना ही जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? बल्कि लाइफ में ज्यादा ये काम आएगा। क्यों आएगा बताइए? अरे क्या फॉर्मूले बनाने के लिए आज मुझे एमजी और सीएल का फॉर्मूला पता नहीं है मान लीजिए, तो क्या मैं वो अभी इस साल की तरह से बना बना के, एरो बना बना के और वो फ्लाइट ले लेके बनाऊंगा क्या? नहीं ना। मैं आपको साल के शुरू से सिखा रहा हूँ, एमजी और सीएल का माइंड में अपने आयन की टेबल होनी चाहिए। एमजी होता ही +2 है, क्लोरीन होता ही माइनस है, दिमाग में 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे बन गया MgCl2। तो दोनों चीजें आनी चाहिए, शॉर्टकट फॉर क्विक फॉर्मूला। तो व्हाट आई मेंट टू से इज दैट ये वो 9th की ट्रिक का 10th क्लास के अंदर फॉर्मूला बनाने में तुरंत इस्तेमाल कर लो। उसका फायदा क्या होगा? Mg12 ये हमारा रफ में फॉर्मूला बन गया MgCl2। अब हमें पता लग गया, मतलब ये Mg के साथ में Cl2 आएगा। इसके लिए मैंने वो नहीं बोला कि किसको कितना चाहिए, तू इसको ला उसको ला, ये थोड़ा ना करना है। फॉर्मूला बना लिया MgCl2। अब मुझे पता लग गया शॉर्टकट से कि 1 Mg लेना है, 2 Cl लेना है। अब मैं आराम से टीचर को आराम से बना के दिखाऊंगा, टेंशन फ्री। कौन दिमाग पर बोझ डालेगा? 1 Mg प्लस, अब तरीका देख लो, ज्यादा होता तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड में पूरी पिक्चर, राइट हैंड में शॉर्ट पिक्चर, ठीक है। ये 1 Mg 2 क्लोरीन, क्योंकि मैं पहले ही पता है मेरे को फॉर्मूला कि MgCl2 बनेगा, तो 2 क्लोरीन बना दिए। फिर जो सर ने सिखाया कि बाहर बाहर, अब Mg के बाहर कितने होते हैं? 2। पता तो है मुझे पूरी कहानी, बस ड्रामा करके दिखाना है। ड्रामे के ही नंबर मिलते हैं। क्लोरीन के बाहर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। पिक्चर अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगी। इसको 2 देने, इसको 1 चाहिए तो 1 तो इसको दे देगा, और इसको भी 1 चाहिए, 1 इसको दे देगा। बताइए परफेक्ट कहानी हो गई या नहीं हो गई? हो गई। Mg खाली, खाली मतलब बाहर की शेल कंप्लीट, और क्लोरीन की भी शेल कंप्लीट। राइट हैंड में कैसे दिखाते हैं? Mg क्लोरीन ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, 3 चीजें दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। 3 चीजें दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। ये अब तो तीसरा एग्जाम्पल है आज का, आपको समझ में आ गया होगा। ये आज का तीसरा एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बाहर, मेटल के बाहर कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता, खाली कुछ नहीं बचता इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के बाहर हमेशा ही वही का मिक्सचर बन, तो क्लोरीन के साथ 7 डॉट क्रॉस, कोई दिक्कत। फिर आयंस दिखाइए, Mg का +2, क्लोरीन का -1। फिर नीचे नंबर ऑफ एटम दिखाइए, Mg 1 और क्लोरीन। अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमने रफ में किया था। अब आप देख लीजिए कि अगर किसी बच्चे को, एक मिनट बच्चों, यार बहुत गड़बड़ कर रहा है आज।
अगर किसी बच्चे को ये नंबर्स याद नहीं है तो उसके लिए एग्जाम में तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए प्लीज आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 30 तक आपको याद होने ही चाहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक कोशिश चालू नहीं करी है उनको मैं बता देता हूँ कि एलिमेंट्स की टेबल याद करना ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका मन हुआ एग्जाम से पहले आपने याद कर ली, क्योंकि वो टोटल रट्टा है। वो बचपन में याद की हुई मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स की तरह है कि जिनको हम याद करके बोल बोल के याद किया करते थे। और सच्चाई ये है कि आज 20 तक 30 तक की भी जो टेबल है वो अगर आज मेरे को भी केमिस्ट्री पढ़ाए हुए बीच में 2-3 महीने का गैप आ जाता है तो मुझे बोलना तो रट के ही है ना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरो तो रटा हुआ है इसलिए मैं बोल पाता हूँ। तो मैं भी कटक जाता हूँ बीच के अंदर अगर गैप हो जाए, क्योंकि तो रट्टा है, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई मैथ्स का केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला हो कोई लॉजिक लगता हो तो एक टीचर को समझ में आए। तो टीचर भी आपकी तरह ही है, तो आपको भी मेरी तरह और मेरे को आपकी तरह ये तो याद करना ही पड़ेगा। 30 तक का काम ज्यादा आता है, 20-22 तक का, बट सेफर साइड रहने के लिए 30 तक का आप याद करें। और मैंने आपको एडवाइस की थी कि 20 तक का अगर आप याद कर लेते हैं तो 21 से लेके 30 तक का मैं आपको याद करवा सकता हूँ। क्योंकि हमारे गुरुजी ने जो हमारे को एक 21 से लेके 30 तक का एक छोटा सा दोहा सुनाया था, तो मैं भले ही 1 से लेके 20 तक का कभी भी भूल जाता हूँ लेकिन 21 से 30 तक का कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो मेरे दिमाग में दूसरी तरह से फीड करा दिया था टीचर ने। हम आपको 20 तक आप एक बार याद कर लीजिए, 21 से 30 के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हम हेल्प आपकी कर सकते हैं। सो देखिए, ये हो गया आपका। मैं सबकी आपको पिक्चर्स भेज रहा हूँ ताकि आपके पास में डेटा हो जाएगा, आपको मेरे से कुछ भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक आध एग्जाम्पल आपको और देता हूँ बढ़िया सा। तो ये हो गया आपका mg एंड c। तो देखिए दो एग्जाम्पल, तो देखिए मैं क्यों दे रहा हूँ 4 एग्जाम्पल्स, दो तो बाई चांस मैंने सेम वाले दे दिए, एक एक लेना देना दो दो, Na और Cl के बीच में एक एक, Mg और O के बीच में दो देने दो लेने, बात खत्म। इसमें थोड़ा डिफरेंट था, इसमें इसको ज्यादा देने थे और इसको कम लेने थे। तो मैं अब एक उल्टा दिखा देता हूँ आपको। सोडियम एंड ऑक्सीजन, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हो गए ना। इसको दो देने हैं, इसको एक लेना है। इधर उल्टा है, इसको एक देना है मगर इसको तो दो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको सोचने की जहमत ना उठानी पड़े, उसका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है। हालांकि इसको सोचने में भी ऐसा नहीं कोई बीरबल की बुद्धि चाहिए, ये भी सिंपल है। लेकिन हम एग्जाम में क्यों इतना दिमाग लगाए, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया था, जल्दबाजी में मैंने 28 लिख दिया क्योंकि 8 था होता है तो 26 हो गया। जो मैंने आपको बताया था कि अब Na और O है तो कितने Na चाहिए और कितने O चाहिए, एक एक चाहिए। जैसे इसमें एक चाहिए था, दो चाहिए थे, तो इसमें कितने कितने चाहिए उसके लिए आप रफ में फॉर्मूला बना दीजिए। तो रफ में अब इतना तो आप में अगर होनी चाहिए, वही 9th क्लास का हर चीज में कुछ तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब कई बार अरे वाह सर फॉर्मूला तो यूं ही बन जाता है, यूं ही कहाँ बन जाता है, आयंस पता होने चाहिए तब बनता है, यूं ही कहाँ से बन जाता है। पूछ लो छठी क्लास के बच्चे से सोडियम और ऑक्सीजन, वो बना देगा क्या? यूं ही थोड़ा ना बन जाता है, नॉलेज तो चाहिए ना। तो ये एक देगा तो +1, ये दो लेगा तो -। और रफ में क्या है, तो माइंड में ही होता है, मैं तो आपको दिखाने के लिए मुझे बनाना पड़ता है। 1 इधर 2 इधर, साफ दिख रहा है Na2O बनता है। Na2O का मतलब Na तो दो लेने और ऑक्सीजन एक लेना है। और अगर किसी बच्चे को यही पता लग गया तो वो क्यों कहाँ गलती करेगा, आप देखो ना, दो Na लेने। तो जब वो डायग्राम बनाएगा ना तो डायग्राम अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। दो Na बनाएगा, एक O बनाएगा, प्लस भी लगाएगा, फिर बाहर के इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एक एक ही होता है बाहर, तो ऑक्सीजन के बाहर 6।
अब इसमें आप और मैं क्या बुद्धि लगाएंगे? ये तो डायग्राम खुद को पहले से एडजस्ट करके बना हुआ है, देख लीजिए आप क्या बुद्धि लगाएंगे इसमें और मैं क्या बुद्धि लगाऊंगा? तो खुद ही डायग्राम अपने आप ही एडजस्ट हो रखा है। इसने एक देना ही है, इसने एक देना ही है, तो दो तो इधर से आएंगे, इसको दो चाहिए, हो गया कार्यक्रम खत्म। आप और मैं क्या करेंगे? ये ड्रामा करना है आपको बस रफ के अंदर और ये दिखाना है। बताइए कितना आसान काम है, बच्चे इसमें भी आफत मचाते रहते हैं। ये एरो यहाँ पर भी दिखाना है, ये देगा, हो गया काम खत्म। यहां पर अपन बार बार नहीं दिखाते, अब तो चौथा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए। मेटल के बाहर खाली हो जाता है, खाली डब्बा, कुछ नहीं बचता इसके पास। ये अंदर का बचता है 2828, वो हम दिखाते नहीं है। अभी आप अब अगली क्लास में कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ोगे, देखने में अलग होगी लेकिन समझदार बच्चा समझ जाएगा। अच्छा सर, आयनिक बॉन्डिंग में भी बाहर के इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट में, अरे बाहर के दिखाते हैं, लेना देना शेयर सब बाहर के इलेक्ट्रॉन में होता है, अंदर के ना उधर दिखाते ना इधर दिखाते। सोडियम खाली, ऑक्सीजन 6 डॉट, 2 क्रॉस, क्यों, कहां से है? एक क्रॉस इसका है, एक क्रॉस इसका है। आयन दिखा दीजिए, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2। अब नीचे एटम दिखा दीजिए, एटम आपको पता ही है सब। बताइए क्या नया लिख रहे हो? ये लिखा हुआ +1 -2 ड्रामा, ये लिखा हुआ सोडियम के 2 होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। बस एनसीईआरटी का जो लिखने वाला था टीचर, उसने बना दिया। अपन भी सब दिखा देंगे यार, अपन क्यों बुद्धि लगाए? अब बच्चे मेरे को जबरदस्ती सर ऐसा थोड़ा, सर या तो आयन या ये। अरे भाई मुझे भी पता है कि या तो आयन या ये, लेकिन अब एनसीईआरटी वाला चाह रहा है कि भाई एक ऐसी पिक्चर बनाओ जिसमें सब दिखना चाहिए। तो हमारे क्या जा रहा है, बना दो, नंबर दो, इसी में मिलेंगे तुम्हारे। सो दैट्स ऑल अबाउट आयनिक बॉन्डिंग रिक्वायर्ड इन योर क्लास। होती और भी है बट अब आपको उसकी जरूरत इस साल पड़ती नहीं है क्योंकि उतनी ज्यादा आप लोगों ने पढ़ाई की नहीं होती है अभी हाल फिलहाल। तो यहां तक पढ़ लीजिए और 4 तो मैं आपको बता ही रहा हूं। 4 मैं आपको बता ही रहा हूं और आप प्रैक्टिस के लिए 1-2 और लिख देता हूं। ये इसी पिक्चर में लिख रहा हूं, इसमें आपकी वर्कशीट भी आ रही है। प्रैक्टिस, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। इस पे स्टार लगा रहा हूं, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन लास्ट होता है 10th क्लास के अंदर सबसे अच्छा। टिपिकल अगर बोलो, टिपिकल कुछ भी नहीं है, अगर आप मेरे कहने से काम करोगे तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो है जो सबसे टिपिकल माने जाते हैं। पिछली बार मैंने जब पढ़ाया था तो कई बच्चों के फोन घनघनाए थे पढ़ने वालों के, अरे सर ये कैसे, बाकी सब तो आ रहे हैं सर ये कैसे। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर जैसे ये सिंपल सा बना हुआ है, जो मैंने सिखाया कि क्या लिखना है, रफ में फॉर्मूला कैसे बनाना है और फिर उसको यहां कैसे दिखाना है, अगर आप वो करोगे तो ये इससे 0.1% भी ज्यादा टिपिकल नहीं है। बस दिमाग घूम जाता है इसको देख के, आप मत घुमाइए। मैंने आपको जो पढ़ाई कराई है डिटेल में वो किस लिए कराई है? 5 मिनट का टॉपिक 1 घंटे में क्यों पढ़ाया? कि आपको परेशान नहीं होना पड़े। आप, मेरा चैलेंज है, आप जैसे मैं कह रहा हूं बस वो करते जाना, सेल्फ बुद्धि नहीं लगाने का, खुद की बुद्धि मत लगाना, बस जो मैंने बताया वो करना। ये लिखना, आयन लिखना, फॉर्मूला लिखना, जैसा सिखाया यहाँ लिखना, अपने आप आराम से एयर में बन जाए। सो बच्चों दैट्स इट। और आंजने हमारा एक बच्चा है, उसको सबसे ज्यादा चिंता हो रही है, कह रहा है टेस्ट का टाइम क्या है। आंजने में जो भी टाइम बताऊंगा तो उस टाइम कोई ना कोई काम निकाल लेगा, मेरी गारंटी है ना? ठीक है। 6 में कैल्शियम है, मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ अभी तेरे को, ठीक है? और बच्चों
टाइम मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ, उसके बारे में मुझसे मत पूछिए क्योंकि मुझे भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं आपसे, मुझे बाद में ध्यान आया कि सैटरडे को बच्चों को गैप पूरा मिलना चाहिए, तो कल का आपको पूरा गैप मिल जाएगा। हर्ष रुक जाए 1 मिनट। और संडे को आपको सुबह के टाइम में ही आपको फ्री कर देंगे, ऐसे टाइम पर टेंटेटिवली आपको बता रहा हूँ 11 बजे, 12, साढ़े 10, 12, ताकि सुबह आप अगर कहीं खेलने जाते हैं तो वो आपका टाइम खराब नहीं होगा, बाद में आपको कहीं जाना है तो वो टाइम खराब नहीं होगा। 10-11 बजे कोई बहाना नहीं होता किसी भी इंसान का, तो वो मैं टाइम रखूंगा। और सुन लीजिए, पर्सनल जो भी हो, ये करना है वो करना है, टेस्ट है, जाना है नहीं जाना, मेरे को फोन मत करना। पेरेंट्स से बोल देना, इज्जत से मुझे बात करके समझा देंगे, मैं अपने आप ही आपके ऊपर अटेंडेंस मार्क करके अटेंडेंस लगा दूंगा कि भैया ये बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है। उसके अलावा नो एक्सक्यूज। नेटवर्क नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। सबके आता है नेटवर्क, और नेटवर्क अगर टेस्ट देते देते खराब भी हो जाता है तो मैंने पहले कई बार आपको बोला हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। जिसके मन में टेस्ट देने की इच्छा है, जो ईमानदारी से टेस्ट देता है, वो जानता है कि नेटवर्क नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं है, मुझे तो बाकी बच्चों के साथ टेस्ट खत्म कर दे और बाकी बच्चे भेजेंगे, मैं भी साथ साथ भेज दूंगा। तो ये बकवास बातें जो होती हैं ये बहाने बनाने वाले बच्चों के लिए होती है। हर्ष बोल बेटा फटाफट। सर फिर कल क्लास थोड़ी होगी। हमेशा सिली क्वेश्चन पूछता है। सैटरडे को पढ़ाता हूँ मैं तेरे को, अभी कभी अब जरूरत होगी जब पढ़ाऊंगा, ठीक है? कोर्स खत्म हो गया, अब मैं तुम्हारे को महीने में 2 बार पढ़ाऊंगा बस, ठीक है? बोल देवांश। सर कल हमारी 10 से 11 की एक फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है। कल 10 से 11? यस सर। तो देना, मैंने क्या बोला? सर आप टेस्ट का अभी 10 से 11 ही तो बोले। संडे। अच्छा ओके सर। हाँ, टेंशन नहीं लेना बेटा, मैं पहले ही सारी शतरंज की चाल पहले चल के रखता हूँ, मैं चिंता मत कर दो। ठीक है बच्चों, अभी दैट्स ऑल, टाटा बाय बाय।